वेलकम बैक फ्रेंड्स। हमारी सीरीज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं विथ 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल cases. The cases in this will be in the form of investigation. So we will discuss 3 forms of investigation. One is cardiac biomarker, second we will discuss is lipid profile, and third we will discuss is diabetes profile or diabetic profile. So तीनों टाइप के डिसीज में हम लोग पेशेंट की कौन सी टेस्ट कर सकते हैं उसको हम कवर करने वाले हैं अंडर कवर दिस टॉपिक. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कार्डियक बायोमार्कर. आपको पता ही है हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और हार्ट के डिसफंक्शन होने के बाद, हार्ट का कुछ फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने के बाद, बिफोर गोइंग फॉर एंजियोग्राफी एंड बिफोर गोइंग फॉर बिग इन्वेस्टिगेशन वी कैन हैव सम सिंपल बायोकेमिकल टेस्ट जिससे अपने को पता चल जाएगा कि हार्ट अपना अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं. So the investigation which are used to know the status of heart, they are called as cardiac biomarker or that is simply called as cardiac profile. So हम बात करेंगे cardiac biomarkers की. तो इसके अंदर बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट 5 मार्कर्स की बात होती है. द फर्स्ट मार्कर, ये सब मार्कर के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड उनका ऑनसेट जब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है. जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्डियक बायोमार्कर वी आर टॉकिंग अबाउट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. आपको सबको पता ही है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज अ कंडीशन जिसके अंदर हार्ट का प्रॉब्लम होता है. हार्ट का कुछ एरिया डैमेज हो जाता है, कुछ एरिया की डेथ हो जाती है. सो हार्ट कैन नॉट पंप द ब्लड. इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इन सिंपल लैंग्वेज हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक के लिए अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसकी कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट मार्कर, इसके 5 मार्कर के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. द फर्स्ट मार्कर इज मायोग्लोबिन. दिस इज द फर्स्ट मार्कर जिसका ऑनसेट बहुत ही जल्दी होता है. अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है सो विद इन 1 to 4 आवर्स ये इसका लेवल बढ़ना शुरू होता है. 4 to 6 आवर पे उसका पीक आता है. पीक मतलब उसकी लेवल सबसे ज्यादा बढ़ती है एंड देन इट कम डाउन टू नॉर्मल, रिटर्न टू नॉर्मल इन 24 आवर. मतलब एक दिन में ये नॉर्मल हो गया. अगर मैं बात करता हूँ ट्रोपोनिन आई, दिस इज अ मार्कर अगेन प्रेजेंट. इट इज राइजिंग इन 4 to 10 आवर्स. इट राइजेस, पीक इज 12 to 24 आवर्स एंड इट रिटर्न टू नॉर्मल इन 5 to 9 डेज. तो इस टाइप से ट्रोपोनिन आई भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्कर है. थर्ड मार्कर मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन अगर मैं मार्कर के बारे में बात करूं, इट इज अ मार्कर विच इज अर्लीएस्ट मार्कर. सबसे पहले आने वाला कोई मार्कर होगा तो उसका नाम है मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन इज द अर्लीएस्ट मार्कर ऑफ हार्ट डिसीज. इसका प्रॉब्लम एक ही है, इट इज नॉन स्पेसिफिक. हार्ट के लिए ये स्पेसिफिक मार्कर नहीं है. सो इसका यही प्रॉब्लम है कि मायोग्लोबिन और भी डिसीजेस में बढ़ता है. लाइक अगर मसल का प्रॉब्लम हो गया तो भी ये बढ़ता है. सो दिस इज अर्लीएस्ट मार्कर बट दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक मार्कर. सो जनरली इसको नहीं किया जाता है क्योंकि इट इज नॉन स्पेसिफिक. हार्ट के लिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है. बाकी बहुत सारे डिसीज में भी ये बढ़ता है. Troponin is the second marker which rises within 4 to 10 hours, which is very good. Peak 12 से 24 घंटे और 5 से 9 दिन. This marker is a marker which is a cardiac specific. ये मार्कर को बहुत किया जाता है, फ्रीक्वेंटली किया जाता है क्योंकि ये कार्डियक स्पेसिफिक मार्कर है. उसके रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं. द थर्ड मार्कर विच वी डू और जो हमने पढ़ा था एंजाइम के चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड एज CKMB. CK is an enzyme, creatinine kinase, और MB is its isoenzyme. So this is an isoenzyme of creatinine kinase. इसका नाम है creatinine kinase एंजाइम है और इसका ये isoenzyme है. isoenzyme का नाम है MB. MB is its isoenzyme. तो this is the very important, हमने तभी भी पढ़ा था एंजाइम के चैप्टर में. इट इज द अर्लीएस्ट, अगर मैं बात करूं एंजाइम की, अर्लीएस्ट एंजाइमेटिक मार्कर. अर्लीएस्ट एंजाइमेटिक मार्कर अगर कोई है तो उसका नाम है CKMB. और उसका दूसरा एडवांटेज ये है कि इट इज कार्डियक स्पेसिफिक. हार्ट के लिए स्पेसिफिक भी है और ये अर्लीएस्ट एंजाइमेटिक मार्कर है. इसको मैंने अर्लीएस्ट क्यों बोला, क्योंकि अगर आपने नोट किया होगा ऊपर के 2 दे आर प्रोटीन्स. दिस 2 मार्कर्स आर प्रोटीन बट एंजाइम की अगर बात करूं तो नीचे के 3 आर एंजाइम्स. तो एंजाइम के अंदर सबसे अर्लीएस्ट एंजाइमेटिक मार्कर इज CKMB विच राइजेस ओनली विद इन 3 to 6 आवर्स. पीक इसका 18 से 24 घंटे में आता है और 24 से 48 घंटे में नॉर्मल हो जाता है, रिटर्न टू नॉर्मल. सो दिस इज अ वेरी गुड मार्कर. ये भी बहुत रूटीनली किया जाता है. उसके बाद मैं बात करूं LDH.
तो यहाँ पे बात होती है हमेशा LDH1 के बारे में। LDH1 इज नथिंग बट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ये फिर से एक एंजाइम है जिसका ये आइसो एंजाइम है। ये भी हमने एंजाइम के चैप्टर में पढ़ा था। इसका ये आइसो एंजाइम है। इसके 5 आइसो एंजाइम होते हैं। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज 1 2 3 4 5। सो आइसो एंजाइम of LDH, it again rises in heart disease, so it is a cardiac specific, क्योंकि it is a LDH 1 2 3 4 5 होते हैं, तो ये भी कार्डियक के लिए स्पेसिफिक है और ये अच्छा मार्कर है। 6 से 12 घंटे में बढ़ता है, 48 to 78 आवर्स में पीक आता है और नॉर्मल हो जाता है 10 से 15 दिन में। द लास्ट मार्कर फॉर कार्डियक इज AST, इट इज अ लेट मार्कर। लेट एंजाइमेटिक मार्कर इज AST, जो 24 से 36 घंटे में बढ़ता है। 36 से 48 घंटे में इसका पीक आता है एंड 4 से 6 दिन में नॉर्मल आता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट इज नॉन स्पेसिफिक। हमने भी पढ़ा था, हमने लीवर में भी बात की, लीवर में भी AST बढ़ता है। सो दिस मार्कर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर हार्ट। सो AST इज अ लेट एंजाइमेटिक मार्कर, ऑल्सो इट इज नॉन स्पेसिफिक। तो अगर मैं कार्डियक बायोमार्कर की बात करूं तो कार्डियक बायोमार्कर के अंदर हमने 5 मार्कर की बात की। 5 मार्कर में से 2 आर प्रोटीन्स, मायोग्लोबिन एंड ट्रोपोनिन है। इन दोनों में से अर्लीस्ट मार्कर और ओवरऑल भी अर्लीस्ट मार्कर इज मायोग्लोबिन, बट प्रॉब्लम उसका वो है कि इट इज नॉन स्पेसिफिक। ये और आखिरी वाला दैट इज AST, बोथ आर नॉन स्पेसिफिक। बाकी बीच के 3 आर स्पेसिफिक फॉर हार्ट। द सेकंड मार्कर which is a protein but which is very specific, that is troponin I. The third marker, which is the earliest enzymatic marker, it is called as CKMB, which is an isoenzyme of CK, creatinine kinase का isoenzyme है। It is cardiac specific, heart के लिए बिल्कुल ये specific होता है। And the fourth marker is LDH1. ये LDH1 is an again isoenzyme of lactate dehydrogenase. It is a cardiac specific और ये भी एक अच्छा marker है। Last marker is a late enzymatic marker AST, which is non-specific क्योंकि ये liver disease में भी बढ़ता है। So to summarize the cardiac biomarker, we have seen 5 cardiac biomarker for myocardial infarction. The 2 are proteins, 3 are enzymes. Out of this, the myoglobin is earliest marker. अगर MCQ पूछा जाए, earliest पूछा जाए तो earliest is myoglobin, but earliest enzymatic marker is CKMB. CKMB is earliest enzymatic marker which rises in 3 to 6 hour and return to normal in 24 to 48 hour. बहुत ही जल्दी ये वापस भी आ जाता है, नॉर्मल हो जाता है। So this is very good marker. इसमें से नॉन स्पेसिफिक मार्कर्स आर 2 जो जनरली किए ही नहीं जाते, दे आर मायोग्लोबिन। इसको किया ही नहीं जाता क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, मसल के डिसीज में भी बढ़ता है और AST लीवर के डिसीज में भी बढ़ता है, तो इसको भी कभी किया नहीं जाता। 3 आर कार्डियक स्पेसिफिक। सो अगर आपको कार्डियक मार्कर पे क्वेश्चन आए तो आप इसको सोच समझ के अच्छे से लिख सकते हो। इसमें एक चीज अगर आप लिख पाओ तो ज्यादा बहुत ही बेटर होगा। द नॉर्मल पेशेंट में LDH का सेकंड आइसो एंजाइम इज ग्रेटर देन LDH का 1 आइसो एंजाइम, बट इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट LDH1 का वैल्यू इज मोर देन LDH2 का वैल्यू। ये रिवर्स हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज फ्लिप पैटर्न और फ्लिप रेशो। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। इफ यू राइटिंग LDH अबाउट LDH, यू शुड मेंशन व्हाट इज फ्लिप पैटर्न और फ्लिप रेशो। Flip ratio is nothing but reversal of ratio from normally LDH2 greater than LDH1 to in MI LDH1 greater than LDH2. This is called as flip pattern or flip ratio, which is true for LDH1 in cardiac biomarker. So 5 मार्कर के बारे में अगर आपने एक अच्छे से लिख दिया तो this will cover your whole question of cardiac biomarker in very precise way. कार्डियक के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो we will continue the series with the lipid markers or lipid profile. So the second topic for a day is called as lipid profile. Lipid profile में हम लोग कौन सी टेस्ट करते हैं और उसमें क्या क्या नॉर्मल रेंज है, ये अगर हम देखने की बात करेंगे। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल, जो हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। टोटल कोलेस्ट्रॉल जिसकी नॉर्मल रेंज हमारे शरीर में होती है 140 to 200 milligram per deciliter. That is normal range for total cholesterol. Second is triglycerides. Triglycerides is the second component in lipid profile. इसका normal range होता है generally 80 to 150 milligram per deciliter. The third is LDL, low density LDL cholesterol. इसका normal range is 75 to 150 milligram per deciliter.
फोर्थ इज VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल. इसका रेंज इज जनरली 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एंड फिफ्थ इज HDL कोलेस्ट्रॉल. इसका रेंज इज 30 to 60 milligram per deciliter. All the ranges are milligram per deciliter. So when we talk about lipid profile, हम लोग जब when we want to assess the cardiovascular risk, हार्ट के लिए ही इसको भी किया गया है, जैसे कार्डियक प्रोफाइल की हमने बात की. सो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट अगर अपने को करना है कोई पेशेंट का, सो whenever we are planning a cardiovascular risk assessment for any patient, उसका हमको तो कोलेस्ट्रॉल अलोन इज नॉट सफिशिएंट. कोलेस्ट्रॉल अलोन से अपने को पता नहीं चलता वो स्टेटस ऑफ हार्ट. सो हम लोग ऐसी कंडीशन में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ बाकी मार्कर्स भी करते हैं, बाकी पैरामीटर्स भी करना चाहते हैं. सो द अदर पैरामीटर्स बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट और उससे हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट मिल जाता है. अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ा है, तो अपने को पता चल जाता है कि हार्ट स्टेटस इज नॉट गुड. और ये लिपिड प्रोफाइल का सैंपल जो करते हैं, द सैंपल शुड बी टेकन इन फास्टिंग स्टेट. फास्टिंग स्टेट में ये सैंपल लेना चाहिए. फास्टिंग मतलब एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स विदाउट फूड. सो फास्टिंग स्टेट में ये सैंपल लेना चाहिए 12 to 12 आवर्स विदाउट फूड, तब जाके इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा. सो टोटल कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज इज 140 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. इसके ऊपर जाता है तो इट इज हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया. एंड ऑल ऑफ यू नो हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाना. इट इज डायरेक्टली लिंक विद हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिया जितना रहेगा, इट इज डायरेक्टली लिंक विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज. एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस, कोरोनरी हार्ट डिसीज के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना इज वेरी डेंजरस. कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड भी कोरोनरी हार्ट डिसीज की रिस्क बढ़ाता है. ट्राइग्लिसराइड इज अगेन वेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to increase in triglyceride level is directly proportional to coronary heart disease risk and atherosclerosis risk. तो ये रिस्क बढ़ती जाती है जैसे जैसे ये चीजें बढ़ती जाएगी. थर्ड इन द लिस्ट इज LDL. LDL इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल. हमने इसका डिटेलिंग किया था जब हमने लाइपोप्रोटीन लिपिड ये पढ़े थे हमने लाइपोप्रोटीन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LDL? LDL ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल. क्या करता है LDL हमारे शरीर में? इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेके एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में डालता है. एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू कैन बी ब्रेन, कैन बी हार्ट. तो हमारे हार्ट में और ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन चालू हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल. सो LDL का लेवल बढ़ना इज नॉट गुड फॉर अस, क्योंकि LDL की लेवल बढ़ जाएगी. सो LDL विल ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम आवर लीवर. लीवर इज द ओनली ऑर्गन विच कैन डिग्रेड और विच कैन एक्सीड कोलेस्ट्रॉल. सो लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के पास लेके जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज बैड कोलेस्ट्रॉल. LDL इज ऑल्सो कॉल्ड एज लीथली डेंजरस लाइपोप्रोटीन. इसका दूसरा लॉन्ग फॉर्म जो है, इट इज कॉल्ड एज लीथली लो डेंसिटी तो हम बोलते ही है, बट इसको हम लोग और बोलते हैं लीथली डेंजरस लाइपोप्रोटीन. सो दिस इज नॉट गुड फंक्शन. सो इसकी लेवल भी कंट्रोल में होना जरूरी है. सो इंक्रीज इन द LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस. फाइनली एक बात करते हैं HDL के बारे में. VLDL इज वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल. इसकी नॉर्मल रेंज इज 20 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. एंड HDL which is also called as high density lipoprotein, it transports कोलेस्ट्रॉल. ये भी ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को. कहाँ से? फ्रॉम टिश्यूज, बाकी के टिश्यूज से, लाइक ब्रेन से, हार्ट से, टू द लीवर. सो दिस फंक्शन इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल. दिस इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को लीवर की तरफ लेके आता है, वेयर कोलेस्ट्रॉल कैन बी डिग्रेडेड, जिसको डिग्रेड कर सकते हैं और एक्सीड कर सकते हैं. सो इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू द लीवर. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज गुड कोलेस्ट्रॉल. दिस इज कॉल्ड एज हाईली डिजायरेबल लाइपोप्रोटीन. इसको अच्छा लाइपोप्रोटीन बोला गया है, हाईली डिजायरेबल लाइपोप्रोटीन. सो इसकी लेवल हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है. सो डिक्रीज इन द लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल अगर हो गई, तो दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिसीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस. इसकी लेवल कम हो जाना, दैट इज अगेन डेंजरस. तो लिपिड प्रोफाइल इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैरामीटर्स बहुत सारे कर किए जाते हैं.
क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू असेस द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर स्टेटस एंड द सैंपल इज टेकन इन फास्टिंग स्टेट। एंड इसमें 5 पैरामीटर है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल, वीएलडीएल। इसमें से एलडीएल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू टिश्यूज, एंड एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इट ट्रांसपोर्ट्स कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यूज टू द लिवर। सो हाइपरकोलेस्ट्रॉलमिया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ना, एलडीएल बढ़ना और एचडीएल कम होना, it can increase the risk of coronary heart disease and atherosclerosis. So lipid profile is a very important in cardiovascular risk assessment. लिपिड के बाद तीसरा जो हमारा प्रोफाइल आज हमको डिस्कस करना है, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटिक प्रोफाइल। आपको सबको पता है, हमने ये डायबिटीज के चैप्टर में डिस्कस भी किया था। व्हेन वी वांट टू असेस द रिस्क ऑफ डायबिटीज वी हैव टू डू डायबिटिक प्रोफाइल। डायबिटिक प्रोफाइल के अंदर हम लोगों को कौन से पैरामीटर हम लोग कर सकते हैं। वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ शुगर लेवल, वन इज फास्टिंग एंड सेकंड इज पोस्ट प्रेंडियल और पोस्ट मील। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ फास्टिंग एंड सेकंड इज IGT एंड थर्ड इज डायबिटीज mellitus. Normally it is 70 to 140, all ranges are in the milligram percent. 70 to 110 is fasting, 110 to 126 is impaired, and more than 126 is diabetes. While for post meal the normal range is 70 to 140, 140 to 199 is impaired, and more than 200 is diabetes. If you discuss about HbA1c, the third marker is normal is less than 5.7%, the impaired is 5.7 to 6.4%, and more than 6.5% is called as diabetes. So these are the 3 main tests जो diabetes profile में किए जाते हैं, and this is called as WHO डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज। कि WHO बोलता है कि अगर ऐसी लेवल आई तो यू कैन डायग्नोज द पेशेंट एज डायबिटीज mellitus। तो डायबिटीज mellitus के लिए क्या करना है, पेशेंट का फास्टिंग एंड पोस्ट मील लेवल करना जरूरी है। फास्टिंग नॉर्मली शुड बी लेस देन 110। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ये जो बीच की रेंज है इसको बोला गया है इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब ऐसे पेशेंट जिसमें लेवल ना तो नॉर्मल है ना तो उनको डायबिटीज है, बट दे आर एट रिस्क ऑफ डायबिटीज, सो इनको बोला गया है प्री डायबिटीज। सो दिस इज कॉल्ड एज प्री डायबिटीज, where risk of diabetes is more, that is 110 to 126 milligram percent, and more than 126 in fasting can be labeled as diabetes. While in post meal मतलब 2 hour after meal, 2 घंटे खाना खाने के बाद 70 से 140 इज नॉर्मल, 140 to 199 इज impaired, and उसके बाद more than 200 is diabetes. So after post meal में diabetes का criteria is more than 200, while fasting में it is more than 126. HbA1c, which is a glycosylated hemoglobin, the level is less than 5.7, impaired is 5.7 to 6.4, while more than 6.5 is called as diabetes. So what are the tests in diabetes? The first test is blood sugar level. सबसे पहली टेस्ट इज ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ब्लड शुगर लेवल में हम लोग कर सकते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल एंड फास्टिंग यूरिन शुगर लेवल। सो पहली टेस्ट इज फास्टिंग ब्लड शुगर एंड फास्टिंग यूरिन शुगर। सेकंड टेस्ट इज पोस्ट मील और पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर एंड पोस्ट प्रेंडियल यूरिन शुगर। ये दूसरी टेस्ट हम लोग उसी कर सकते हैं, फास्टिंग एंड पोस्ट मील और पोस्ट प्रेंडियल है ना, खाना खाने के बाद। इसके सिवाय कोई भी टाइम पे करने वाली टेस्ट इज रैंडम ब्लड शुगर एंड रैंडम यूरिन शुगर। अगर आपके पास पेशेंट ओपीडी में कोई भी टाइम पे आया तो आप उसको फास्टिंग एंड पोस्ट मील के लिए वेट नहीं करवाना चाहते, आप उसको रैंडमली उसका शुगर लेवल करवा सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज रैंडम ब्लड शुगर एंड रैंडम यूरिन शुगर। सो दीज आर द बेसिक टेस्ट फॉर एनी डायबिटीज पेशेंट, दे आर बेसिक कंपोनेंट इज डायबिटीज प्रोफाइल। इसके सिवाय डायबिटीज प्रोफाइल में हम लोग कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, द लिपिड प्रोफाइल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज में अल्टीमेटली कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ती है, तो हम उसमें पेशेंट की टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, अभी हमने बात की लिपिड प्रोफाइल के बारे में, एचडीएल एंड वीएलडीएल की लेवल करेंगे और देखेंगे कि उसका लिपिड प्रोफाइल का स्टेटस सही है कि नहीं। इसके सिवाय हम डायबिटीज में कौन सी टेस्ट कर सकते हैं, वी कैन, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में अल्टीमेटली किडनी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वी कैन गो फॉर किडनी प्रोफाइल। हम लोग उसका किडनी का बेसिक टेस्ट कर सकते हैं,
like we can do test for urea, we can do test for urea, you can do test for creatinine. यूरिया एंड क्रिएटिनाइन की लेवल करके हमको पता चल सकता है कि पेशेंट का किडनी सही है कि नहीं, क्योंकि डायबिटीज के पेशेंट में लिपिड प्रोफाइल भी खराब होता है और डायबिटीज के पेशेंट में किडनी प्रोफाइल भी खराब होता है। किडनी प्रोफाइल में वन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। नाम में ही उसके मतलब है, माइक्रो मतलब कम अमाउंट में अल्ब्यूमिन यूरिन में होना। इट इज 30 to 300 मिलीग्राम पर डे। जनरली हमारे यूरिन में ज्यादा अल्ब्यूमिन लॉस नहीं होता, इट इज लेस देन 30, बट जब ये अल्ब्यूमिन 30 to 300 मिलीग्राम पर डे होना शुरू हो जाएगा, द कंडीशन इज कॉल्ड एज माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। इसके बाद की कंडीशन इज मैक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। तो माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया इट इज अर्ली इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन, अपने को पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया। सो अल्ब्यूमिन की लेवल अगर कम हो गई 30 to 300 मिलीग्राम पर डे, तो हमको पता चल जाएगा कि पेशेंट की किडनी में प्रॉब्लम है। सो दैट इज अर्ली इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन के लिए द टेस्ट विच वी कैन डू इज माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया, यूरिया एंड क्रिएटिनिन। एंड द लास्ट टेस्ट इज HbA1c, जो अभी हमने बात की। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। इसका मतलब ये है, हमने ये हीमोग्लोबिन में भी नाम सुना था, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जितना आरबीसीज का एक्सपोजर, मतलब ब्लड का एक्सपोजर ऑफ आरबीसीज टू ग्लूकोज होगा, उतना इसकी लेवल बढ़ेगी। तो जितना आरबीसीज ग्लूकोज को ज्यादा एक्सपोज हो गए, सो उतना इसकी लेवल बढ़ती जाएगी, बिकॉज दिस इज नथिंग बट HbA1c, HbA1 विच इज अ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, अडल्ट हीमोग्लोबिन। अल्फा 1 बीटा 1 सी इज शुगर। तो अल्फा 1 बीटा 1 एंड शुगर, ऐसा ये कॉम्बिनेशन होता है, अल्फा 2 बीटा 2 एंड ग्लूकोज। दिस टाइप ऑफ शुगर इज हीमोग्लोबिन इज फॉर्म एंड इट इंडिकेट्स, क्या फायदा है इसका, इट इंडिकेट्स, क्यों हम लोग HbA1c कर रहे हैं, इट इंडिकेट्स ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। हमको ये ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन बताता है कितने दिन का, ओवर लास्ट और प्रीवियस 2 to 3 months, 2 से 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल हमको ये पता करवाता है। क्योंकि अगर एक बार हीमोग्लोबिन ग्लूकोज को अटैच हो गया तो आरबीसी का हाफ लाइफ इज 120 डेज। तो नियरली 120 डेज तक के लिए वही आरबीसी, वही हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रहता है। सो इट इंडिकेट्स ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ओवर लास्ट 2 to 3 months। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सपोजर ऑफ आरबीसीज टू ग्लूकोज। सो ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की टेस्ट भी करते हैं। इसका नॉर्मल रेंज इज लेस देन 5.7%, इम्पेयर्ड में इसका रेंज रहेगा 5.7 to 6.4%, एंड डायबिटीज में इसका रेंज रहेगा मोर देन 6.5%। सो डायबिटिक प्रोफाइल में कौन सी टेस्ट करनी है, फास्टिंग, पोस्ट मील एंड रैंडम ब्लड शुगर, और साथ में यूरिन शुगर। लिपिड प्रोफाइल करना है, किडनी प्रोफाइल करना है, किडनी का असेसमेंट लेना है, यूरिया, क्रिएट एंड माइक्रोअल्ब्यूमिन यूरिया, एंड HbA1c की टेस्ट करनी है, दैट इज ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार, डिस्क्राइब डायबिटीज प्रोफाइल, डिस्क्राइब लिपिड प्रोफाइल या डिस्क्राइब कार्डियक बायोमार्कर्स। तो आप लोग को ये लेक्चर से आइडिया आ गई होगी हाउ यू कैन राइट अबाउट दिस क्वेश्चंस। Hopefully you got the point. Thank you very much.